गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज जो सेशन रहेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम उसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस पर एक डिटेल चर्चा आज रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चलिए आप समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, और जब हम इसमें सर्वनाम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑब्वियसली बात है रिलेटिव प्रोनाउन से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें होने क्या वाला है। ऑब्वियसली बात ये कहीं ना कहीं एक रिलेशंस बताएगा। अब ये रिलेशन किस पे बताएगा इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोला गया रिलेटिव प्रोनाउंस आर pronouns which help to show relation with other noun and pronoun। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसने कहा कि ये ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम हैं जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या दर्शाएंगे, संबंध दर्शाएंगे। अगेन हमने यहां पर क्या रखा कि ये क्या करने वाला है, ये दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से एक संबंध बताएगा। चलिए बात करते हैं ये होते कौन से हैं। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें कि ये कौन है, तो अगर आप यहां पर देखें तो ये कहीं ना कहीं एक लिस्ट है रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसमें आते कौन है, जिसमें आता है हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा क्या है, whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा whose एक रिलेटिव प्रोनाउन है, that एक रिलेटिव प्रोनाउन है और which एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। देखिए, अगर मैं हु को या विच को अगर मैं स्टार्टिंग में रखकर बात करूं, अगर मैं इसे सवाल करूं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक प्रश्नवाचक शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा हु आर यू, तो हु को हमने कहां पर रखा है, स्टार्टअप पे रखा है, शुरुआत पे रखा है। तो ये इस तरह के अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो वो सवाल पूछने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम इनके बारे में अगर बात करें तो इनके रोल क्या होंगे, ये कहां पर बैठेंगे, इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं और फिर समझते हैं फॉर्मेट से। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, और हु एक क्या है, अगर देखा जाए, देखिए यहां पर मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि भाई हु का रोल क्या होगा, एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसे देखेंगे। हु एक सब्जेक्टिव केस है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इस्तेमाल हु का करें तो वो किसके लिए होगा, वो व्यक्ति के लिए होगा या व्यक्तियों के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो हु एक सब्जेक्टिव केस बना तो हुम क्या है, हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसका जो रोल होगा वो किस सेंस में होगा, ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल भी हम किस लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए ही करते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर हु का मतलब भी क्या होता है वो भी समझ लीजिए। हु का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, जो के लिए। हु अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो उसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो जो होता है। लेकिन अगर हु का अगर हम इस्तेमाल करें प्रश्न पूछने में तो हु का जो हिंदी अर्थ निकलता है कौन निकलता है। जैसे मैंने कहा हु आर यू, आप कौन हैं, तो कौन अगर देखा जाए जब मैं इसे प्रश्नवाचक के रूप में इस्तेमाल करूंगा तो ये अपना अर्थ कौन लेगा। लेकिन जब मैं इसका इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करूंगा तो इसका इस्तेमाल क्या रहेगा, या हिंदी में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो। जैसे मैंने कहा हु एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो हुम किस रूप में काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और इसका इस्तेमाल भी हम किस लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रिलेटिव प्रोनाउन में जिसमें आता है हुज।
हुज एक पॉजिटिव केस है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम केस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हु का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसी तरह हुम का इस्तेमाल एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो हुज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ये एक पॉजिटिव फॉर्म के रूप में करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हु का पॉजिटिव केस क्या होता है तो आप कह सकते हैं हु का पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज होता है। और हुम क्या कहलाता है, हुम एक ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, किसका, हु का। अब अगर देखा जाए हुज एक पॉजिटिव है तो ये क्या बताएगा, कहीं ना कहीं ये बताता है अधिकार, ये अधिकारवाचक के टर्म्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये भी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे रिलेटिव प्रोनाउन में, जो कौन आता है, दैट आता है। अगर हम दैट की बात करें तो यहां पर अच्छा एक चीज और जो हमने आपको बताना भूल गए, जैसे मैंने कहा कि भाई हु का इस्तेमाल जो है, तो हु का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसका हिंदी मतलब होता है जिसे, और हुज का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है जिसका या जिसकी अर्थ निकालता है। इसी तरह अगर दैट की बात करें तो दैट अपना अर्थ क्या निकालेगा, जो निकालेगा। अच्छा दैट का इस्तेमाल भी हम किस लिए करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और अगर देखा जाए कि दैट क्या रेफर करता है, दैट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बोला गया दैट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब दैट जो है एक मल्टीपर्पस कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कब इस्तेमाल हो सकता है ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि भाई हर जेंडर को बताने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन मिला है। जैसे मैंने कहा कि भाई हु का इस्तेमाल पर्सन्स के लिए किया जाता है ना, तो भाई दैट का इस्तेमाल भी पर्सन्स के लिए होगा, लेकिन कब होगा, तो आपको ये समझना है कि मान लीजिए अगर मुझे दैट लगाना होगा तो कहीं ना कहीं आपको वाक्य में अगर ये शब्द मिलते हैं, अगर वाक्य में अगर ये शब्द मिलते हैं जैसे सच, सेम, ओनली, ऑल, some, any, nothing, anything, everything, something, much और little। मान लीजिए अगर सेंटेंस में अगर ये इनमें से कोई एक शब्द बैठा है तो उस समय हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये रोल क्या बनेगा, इसका रोल क्या कहलाएगा। उस समय ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानवर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहे दैट के बारे में। अब बात करते हैं पांचवें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जो है विच। अगर विच की बात की जाए तो विच का मतलब भी होता है जो। अब ये किस रूप में इस्तेमाल होता है, ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जब हम सेंटेंस में किसी वस्तु की चर्चा कर रहे हो तो उस समय हम विच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बातें हो गई कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं और ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं फॉर्मेट के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि भाई हु का इस्तेमाल हम पर्सन्स के लिए करते हैं, इसी तरह हुम का इस्तेमाल भी हम पर्सन्स के लिए करते हैं, हुज का इस्तेमाल भी हम पर्सन्स के लिए करते हैं, दैट का इस्तेमाल पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और विच का इस्तेमाल हम थिंग्स के लिए करते हैं। अब अगर इन्हीं फॉर्मेट के द्वारा समझा जाए तो कैसे ये चलते हैं ये समझते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि भाई हु एक क्या है, ये किस रूप में काम करेगा, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये भी डिसाइड करना है कि भाई हु किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अगर वाक्य में हु का इस्तेमाल होगा तो कब होगा, जब व्यक्ति का बोध हो वाक्य में। अब व्यक्ति का बोध कैसे होगा, अगर हम व्यक्ति का बोध को समझें, मतलब व्यक्ति का एहसास हमें वाक्य में कहां से मिलेगा, तो देखा जाए तो भाई हु के पहले या तो नाउन बैठा होगा या तो प्रोनाउन बैठा होगा। ये नाउन और प्रोनाउन ही हमें बताएंगे कि यहां पर कौन है,
यहां पर व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, पर्सन्स की चर्चा की जा रही है। जब नाउन और प्रोनाउन हमें यह बता दे कि यहां पर व्यक्ति की चर्चा हो रही है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हु का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और हमें ये समझना है, जैसे मैंने कहा कि भाई हु किसकी भूमिका अदा करता है? सब्जेक्ट की भूमिका अदा करता है। तो ये कैसे सब्जेक्ट होगा, ये भी हमें समझना जरूरी है। मान लीजिए कि हु से पहले बैठा हुआ अगर नाउन कैसा है, अगर वो सिंगुलर है, तो यहां पर जो हु होगा वो किस रूप में काम करेगा? सिंगुलर के रूप में काम करेगा। और अगर यहां पर नाउन कैसा हो? प्लूरल हो, तो यहां पर हु किस रूप में ट्रीट किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये नाउन पर भी डिपेंड होता है और ये प्रोनाउन पर भी अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहां पर हु क्या बन जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो यहां पर हु को क्या बनना पड़ेगा? प्लूरल। अब अगर देखा जाए हु अगर सब्जेक्ट है के रूप में वाक्य में काम कर रहा है तो क्या उसकी कोई पहचान होती है? बिल्कुल होती है। अगर हु अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट की जो थ्योरी चलती है वो कैसे चलेगी? हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हु के बाद कौन बैठा हो, अगर मेन वर्ब या कौन बैठा हो? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो। अगर हु के बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो तो आप समझ जाइएगा कि हु यहां पर किस रूप में काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो इसे कैसे आप पता करेंगे? इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन बैठा होगा वो इसकी संख्या को बता देगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो यहां पर हु सिंगुलर के रूप में काम करेगा और अगर नाउन प्लूरल है तो यहां पर हु एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि अगर हु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसकी पहचान क्या होती है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जो हु है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाए? किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं हुम को रिलेट। जैसे अगर देखा जाए कि भाई अगर वाक्य में सब्जेक्ट बैठा है, वर्ब बैठा है और ऑब्जेक्ट बैठा है। अब अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट के बाद अगर कौन बैठा हो? हुम बैठा हो, तो ये किसको रिलेट कर रहा है? देखिए, अब ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर कौन बैठा होगा? नाउन बैठा होगा। अब अगर देखा जाए ये जो नाउन है हमें ये बताएगा कि ये कौन है? पर्सन है। अगर ये पर्सन है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हुम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुम यहां पर किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है? ये यहां पर किस लिए आ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। अब मान लो अगर इस फॉर्मेट्स में भी आपको पता ना चले कि भाई यहां पर हु बैठेगा या हुम बैठेगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर इसके बाद अगर प्रोनाउन बैठा हो, सब्जेक्टिव केस बैठे हो, जैसे अगर बैठा हो ही, आई, यू, दे, अगर इस तरह के प्रोनाउन अगर इस्तेमाल किए गए हों तो वहां पर हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? हुम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हु का इस्तेमाल करेंगे। तो हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्ट का क्या करता है? ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे टू, विथ का अगर हम इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर हु का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वहां पर केवल किसका इस्तेमाल होगा? हुम का इस्तेमाल होगा। आई होप आपको होम का इस्तेमाल समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं विच के बारे में। जैसे मैंने कहा कि जो विच है वो एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किस रूप में काम करता है? एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है? ये नाउन के ठीक बाद बैठा होगा। अच्छा, नाउन के ठीक बाद तो बैठा होगा, लेकिन यहां पर नाउन कैसा होना चाहिए? वो नाउन जो होना चाहिए वो क्या बता रहा हो? वस्तु के बारे में बता रहा हो। जब वो वस्तु के बारे में बता रहा होगा तो हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? विच का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि विच एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल?
इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता ऐसे चलेगा कि मान लीजिए जो विच के पहले जो नाउन बैठा है अगर वो सिंगुलर है तो यहां पर विच क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। इसी तरह अगर यहां पर जो नाउन है वो कैसा है? प्लूरल, तो यहां पर विच क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर विच एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इसके बाद या तो क्या बैठा होगा? इसके बाद या तो मेन वर्ब बैठा होगा या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर मान लीजिए विच के बाद अगर मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो इससे यह तय हो जाता है कि यहां पर विच किस रूप में काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और मान लीजिए अगर यहां पर विच सिंगुलर है तो यहां पर हम मेन वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर। या हेल्पिंग वर्ब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर यहां पर विच एक प्लूरल की तरह काम करेगा तो हम उसके लिए मेन वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल। और या तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल। तो ये रहा विच का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं दैट के बारे में। जैसे मैंने कहा कि भाई जो अगर मुझे दैट का इस्तेमाल एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना है तो हम कैसे करें? और यहां पर एक और कंफ्यूजन पाया जा रहा है। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि भाई दैट का इस्तेमाल हम पर्सन्स के लिए भी करते हैं, है ना, थिंग्स के लिए भी करते हैं और एनिमल के लिए भी करते हैं। लेकिन कब करते हैं? अगर देखा जाए कि मान लीजिए अगर सेंटेंस में कौन बैठा हो? सेम बैठा हो, सच बैठा हो, ओनली बैठा हो, एनीथिंग बैठा हो, नथिंग बैठा हो, एवरीथिंग बैठा हो, अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो आप वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अब अगर सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि दैट का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट केस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या देखिए ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दैट सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाई जाए या प्लूरल लगाई जाए? तो इसका निर्धारण कहलाएगा कौन? उस सेंटेंस में बैठा हुआ जो नाउन होगा वो हमें यह बताएगा कि अगर इसकी संख्या सिंगुलर है तो यहां पर जो दैट होगा वो एक सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगर यहां पर जो नाउन बैठा है अगर वो प्लूरल है तो यहां पर दैट एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर दैट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? उसके बाद या तो हम मेन वर्ब लगाते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर दैट मान लीजिए यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर मेन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर दैट यहां पर प्लूरल है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब उसके लिए क्या इस्तेमाल की जाए? मेन वर्ब क्या इस्तेमाल किया जाएगा? प्लूरल किया जाएगा। इसी तरह अगर दैट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी। अगर दैट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा इस्तेमाल किया जाएगा? प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये रहा इनको समझने का एक फॉर्मूला। ये आप समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई सब्जेक्ट का निर्धारण कैसे होता है, ऑब्जेक्ट का निर्धारण कैसे होता है। मान लीजिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो कब होते हैं, या अगर मान लीजिए मैं हुम का इस्तेमाल करूँगा तो कब ये इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहां पर पहला अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, लिखा गया द मैन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर इज माई फ्रेंड। जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है वो मेरा दोस्त है। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई मुझे हु का इस्तेमाल करना है, और अगर हु का इस्तेमाल अगर करना है तो वो किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये तय कौन करेगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि हु के पहले या तो नाउन बैठा होगा या तो प्रोनाउन बैठा होगा। अब अगर देखा जाए तो यहां पर कौन बैठा है? नाउन बैठा है। नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो उसके ठीक बाद हमने हु का इस्तेमाल किया।
अब देखा जाए ये मैन हमें ये बताता है कि ये पर्सन है और पर्सन के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। अब यहां पर हु जो है एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब सब्जेक्ट ये है या नहीं ये कौन बताएगा। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल की है वो हमें बता रहा है कि यहां पर हु एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है कैसे पता, तो मैंने कहा था कि भाई हु के पहले जो नाउन बैठा होगा या नाउन जो इस्तेमाल हुआ होगा अगर वो सिंगुलर है तो यहां पर हु किस रूप में काम करेगा, सिंगुलर के रूप में काम करेगा। अगर मान लीजिए अगर यहां पर मैन अगर प्लूरल होता तो यहां पर हु क्या कहलाता, प्लूरल। लेकिन यहां पर मैन एक सिंगुलर है तो यहां पर हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ और इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया। तो इससे ये पता चल गया कि हु एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है इस एग्जाम्पल में। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। All the rooms were checked by a police inspector who was sent to my house. सभी कमरों की जांच की गई एक पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा जो मेरे घर भेजा गया था। अब अगर देखा जाए तो भाई यहां पर हु बैठा हुआ है। अब यहां पर हु का अगर इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या पर्सन्स के लिए हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि उसके ठीक पहले कौन बैठा हुआ है, किसका इस्तेमाल किया गया है, पुलिस इंस्पेक्टर का प्रयोग किया गया है। तो पुलिस इंस्पेक्टर यहां पर एक नाउन है और इस नाउन की संख्या कितनी है, सिंगुलर। तो यहां पर हु का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, सिंगुलर। अब हु यहां पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके ठीक बाद हमने क्या प्रयोग किया गया है, वॉज का प्रयोग किया गया है। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जिससे यह तय हो गया कि हु वहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ और वो सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है सिंगुलर। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो यहां पर जो हुम है एक ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हुम के ठीक बाद क्या इस्तेमाल किया गया है, एक सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई मान लीजिए यहां पर अगर मैं हुम को हटा देता हूं और अगर यहां पर यह डिस्कस किया जाए कि यहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके ठीक बाद एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और अगर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर एक सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल या सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां पर केवल कौन इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में कौन काम करता है, हुम काम करता है। यहां पर अगर देखा जाए तो हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर हुम का इस्तेमाल किया। और एक चीज और, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया हो तो हम केवल ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, हम सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहां पर होम का प्रयोग किया गया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। द बुक विच हैज बीन स्टोलन इज माइन। जो किताब चोरी हो चुकी है वो मेरी है। अब अगर देखा जाए, देखिए यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल किया है, विच का इस्तेमाल किया है। विच यहां पर किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे पता चला ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसके ठीक बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि यहां पर बुक इस्तेमाल हुआ है तो ये एक वस्तु है और वस्तु के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं। अशोक कुमार द एवरग्रीन हीरो ऑफ द सिल्वर स्क्रीन हुज नेम हैज बिकम अ लेजेंड। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि भाई हु एक सब्जेक्टिव केस है, हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है, हु का पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज होता है। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हुज का इस्तेमाल किया गया है और हुज एक किस रूप में काम कर रहा है, एक पोजीशन या पॉजिटिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। दिस इज द सेम बुक दैट वॉज लॉस्ट फ्यू मंथ्स एगो।
ये वही किताब है जो कुछ महीने पहले खो गई। अब अगर देखा जाए, देखिए यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल किया है, दैट का इस्तेमाल किया है, और यहां पर दैट किस रूप में काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में। कैसे पता चलेगा, यहां पर अगर देखा जाए दैट एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमने यहां पर इसके ठीक बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। और यहां पर दैट ही क्यों नहीं दैट ही क्यों लगा, हम विच का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विच का इस्तेमाल भी तो वस्तु के लिए करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था, दैट के अगर ठीक पहले अगर कुछ ऐसे शब्द बैठे हों, अब ऐसे शब्द का मतलब क्या था, सच बैठा हो, ओनली आया हो, सेम का इस्तेमाल किया गया हो, ऑल का इस्तेमाल किया गया हो, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसे शब्द अगर दैट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बैठे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।